कभी नोटिस किया है, जब भी हम लोग किसी रेस्टोरेंट, कैफे या चाय की टपरी पर जाते हैं और अपना ऑर्डर देने के बाद दिमाग में एक अजीब सा सवाल आता है, यार ये ऑनर एक दिन में कितना कमा लेता होगा, 500, 5000 या 50,000। लेकिन बिजनेस एक ऐसा गेम है जो हर इंसान रोज खेलता है। आप भी, मैं भी, मुकेश अंबानी भी और गली का चाय वाला भी। बस डिफरेंस स्केल का है, बाकी गेम सब सेम है। एक ठेला वाला, एक रेस्टोरेंट, एक स्टार्टअप, एक यूनिकॉर्न और एप्पल जैसी बड़ी कंपनी, सब एक ही प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। और अगर आप ये प्रिंसिपल समझ गए तो आप दुनिया के हर बिजनेस को डिकोड कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंटरनेट पे बिजनेस को बिना मतलब का कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। MBA टर्म्स, फैंसी इंग्लिश, बज़वर्ड्स और रिजल्ट। लोग बिजनेस शुरू करने से पहले ही कंफ्यूज हो जाते हैं। हम बिजनेस का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम समझने वाले हैं, ना बोरिंग थ्योरी, ना MBA लेक्चर, सिर्फ वो कॉन्सेप्ट जो हर सक्सेसफुल बिजनेस फॉलो करता है। मिलते हैं रोहन से। 24 साल का है, कॉर्पोरेट जॉब करता है, सैलरी भी ठीक ठाक है, लेकिन हर मंडे ऑफिस जाते वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आता है, यार अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। एक दिन लंच ब्रेक में वो अपनी दोस्त नेहा से कहता है, बस डिसाइड कर लिया हूँ, मैं भी बिजनेस करूंगा। नेहा मुस्कुराती है और सिर्फ एक सवाल पूछती है, अच्छा क्या बेचोगे? रोहन के पास जवाब ही नहीं होता। और मानो या न मानो, यही 90% लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट आइडिया होता है। लेकिन बिजनेस कभी भी आइडिया से शुरू नहीं होता, बिजनेस प्रॉब्लम से शुरू होता है। सोचो, अगर कल सुबह दुनिया की हर प्रॉब्लम मैजिकली सॉल्व हो जाए, न ट्रैफिक, न बीमारी, न भूख, न अकेलापन, न कन्वीनियंस की जरूरत, तो क्या होगा? ऑलमोस्ट हर कंपनी बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बिजनेस प्रोडक्ट्स नहीं बनाता, बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा बिजनेस। रोहन घर आके बिजनेस आइडिया गूगल करता है, 100 आइडिया, 500 आइडियाज, 1000 आइडियाज, लेकिन कुछ क्लिक नहीं करता। फिर एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त वो नोटिस करता है उसकी सोसाइटी में काफी लोग रोज बाहर का अनहेल्दी खाना ऑर्डर कर रहे हैं। किसी के पास कुकिंग का टाइम नहीं है, कोई बैचलर है, कोई वर्किंग कपल है, किसी को हेल्दी फूड चाहिए, लेकिन बनाना नहीं आता। और तब उसके दिमाग में पहली बार बिजनेस आइडिया नहीं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है। डिफरेंस समझे? आइडिया बोलता है मैं टिफिन बिजनेस शुरू करूंगा, अपॉर्चुनिटी बोलती है लोग हेल्दी खाना नहीं बना पा रहे। एक एंटरप्रेन्योर आइडिया नहीं ढूंढता, पेन ढूंढता है। और इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। उबर टैक्सी की प्रॉब्लम, अमेजन शॉपिंग की प्रॉब्लम, गूगल इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम, पेटीएम पेमेंट्स की प्रॉब्लम, स्विगी हंगर की प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जितनी पेनफुल, बिजनेस उतना पावरफुल। रोहन एक्साइटेड हो जाता है, परफेक्ट, मैं टिफिन बेचूंगा। लेकिन यहाँ एक और ट्रैप है, क्योंकि उसके एरिया में पहले से 15 टिफिन सर्विस है, तो फिर कस्टमर उसी को क्यों चूज करेगा? और यही एंटर होता है बिजनेस का एक कंसेप्ट, वैल्यू प्रोपोजिशन। ये सिर्फ एक फैंसी MBA टर्म्स नहीं है, ये आपके बिजनेस का हार्ट बीट है। सोचो, 2 शॉप्स हैं, पहली बोलती है हम टिफिन बेचते हैं, दूसरी बोलती है 15 मिनट के अंदर गरम गरम घर जैसा हेल्दी खाना वरना फ्री। दोनों सेम फूड बेच रहे हैं, लेकिन कस्टमर के दिमाग में सेकंड बिजनेस ज्यादा वैल्यूएबल लगता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीदता, कस्टमर आउटकम खरीदता है। अब देखो, एप्पल फोन नहीं बेचता, आइडेंटिटी बेचता है। नाइकी शू नहीं बेचता, कॉन्फिडेंस बेचता है। स्टारबक्स कॉफी नहीं बेचता, एक्सपीरियंस बेचता है। और रोहन सिर्फ टिफिन नहीं बेचेगा, वो बेचेगा गर्मा गर्म हेल्दी खाना, वो भी फास्ट डिलीवरी सर्विस के साथ। यही वैल्यू प्रोपोजिशन है। अब रोहन के पास प्रॉब्लम भी है, सॉल्यूशन भी है, लेकिन एक और क्वेश्चन बाकी है, सेल किसको करोगे? और इसी क्वेश्चन का आंसर डिसाइड करता है कि बिजनेस कितना बड़ा बनेगा। सपोज रोहन डायरेक्टली ऑफिस एम्प्लॉय को टिफिन डिलीवर करता है, ये हुआ बिजनेस टू कंज्यूमर यानी B2C। सिंपल बिजनेस, सीधा कस्टमर को सेल कर रहा है। लेकिन मान लो एक दिन एक IT कंपनी उसे कॉल करती है कि हमें रोज 300 एम्प्लॉय के लिए लंच चाहिए। अब रोहन एक एक एम्प्लॉय को नहीं, पूरी कंपनी को सेल कर रहा है। यह है बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि B2B में कस्टमर कम होते हैं, लेकिन एक डील लाखों की हो सकती है। अब एक तीसरा सिनेरियो रोहन कहता है, मैं स्विगी या जोमेटो पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। वो अपनी वेबसाइट बनाता है, अपना ऐप लॉन्च करता है और कस्टमर डायरेक्टली उससे ऑर्डर करते हैं। यह है डायरेक्ट टू कंज्यूमर यानी D2C। बीच का मिडलमैन खत्म। लेकिन हर मॉडल का अपना ट्रेड ऑफ होता है। B2B स्लो है लेकिन स्टेबल, B2C फास्ट है लेकिन हाईली कॉम्पिटिटिव, D2C कंट्रोल आपके पास ज्यादा है लेकिन मार्केटिंग का पूरा बर्डन आपके ऊपर है। इसीलिए बिजनेस में कोई परफेक्ट मॉडल नहीं होता, सिर्फ राइट मॉडल होता है। रोहन डिसाइड करता है कि वो B2C से स्टार्ट करेगा, छोटा, सिंपल और डायरेक्टली कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाएगा। उससे लगता है अब सब सेट है, प्रोडक्ट भी है, कस्टमर भी है, ऑर्डर भी आने लगे। लेकिन उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि असली गेम अब शुरू होने वाला है, क्योंकि बिजनेस में पैसा कमाना और बिजनेस में प्रॉफिट कमाना दोनों अलग चीजें हैं। और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हर साल हजारों बिजनेस ग्रो करते करते बंद हो जाते हैं। रोहन का बिजनेस फाइनली चल पड़ा। पहला दिन 3 ऑर्डर,
एक हफ्ते बाद 15 ऑर्डर, एक महीने बाद 50 रेगुलर कस्टमर और हर शाम उसके फोन पे पेमेंट नोटिफिकेशन आती रहती है। उसे लगता है बस अब तो सक्सेसफुल बिजनेस बन गया। लेकिन महीने के एंड में वो अपना बैंक अकाउंट खोलता है और शॉक हो जाता है, इतने ऑर्डर्स के बाद भी अकाउंट में इतने कम पैसे। क्या कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया? नहीं। ऑर्डर कम थे? नहीं। तो प्रॉब्लम क्या थी? यहाँ से शुरू होता है बिजनेस का सबसे डेंजरस इल्यूजन। बहुत लोग इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि सामने वाला का स्टार्टअप 1 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस कर गया और तुरंत सोचते वाह ऑनर तो करोड़पति होगा। रियलिटी बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है। रेवेन्यू सिर्फ वो पैसा है जो बिजनेस के अंदर आया, बस। उसका मतलब ये नहीं कि वो पैसा आपका है। इमेजिन करो आपने एक रेस्टोरेंट खोला, इस महीने टोटल सेल्स हुई 10 लाख। सुनने में इंप्रेसिव लग रहा है, लेकिन उस 10 लाख में से 3 लाख रॉ मटेरियल, 1 लाख सैलरी, 80,000 रेंट, 40,000 इलेक्ट्रिसिटी, 1.5 लाख स्विगी जोमेटो का कमीशन, जीएसटी, पैकेजिंग, मार्केटिंग, मेंटेनेंस और महीने के एंड में आपके पास बचा सिर्फ 40,000। बिजनेस ने 10 लाख कमाया नहीं, बिजनेस ने 10 लाख हैंडल किया। डिफरेंस बहुत बड़ा है। रेवेन्यू ईगो को इंप्रेस करता है, प्रॉफिट लाइफ को। और इसी वजह से कई बिजनेस बाहर से सक्सेसफुल दिखता है लेकिन अंदर से स्लोली ब्लीड कर रहा होता है। रोहन डिसाइड करता है कि मुझे समझना पड़ेगा कि पैसा जा कहाँ रहा है और तब उसे मिलता है उसका एक मेंटर मिस्टर वर्मा। मिस्टर वर्मा उसे बताते हैं कि बिजनेस में 2 तरह के एक्सपेंस होते हैं। पहला फिक्स्ड कॉस्ट, वो खर्चा जो हर महीने देना ही पड़ेगा, चाहे एक कस्टमर आए 1,000। किचन का रेंट, सेफ की सैलरी, इंटरनेट, लाइसेंस, इंश्योरेंस, ये सब आपका वेट नहीं करते। कस्टमर आए या ना आए बिल आ ही जाता है। दूसरी तरफ है वेरिएबल कॉस्ट, ये हर ऑर्डर के साथ बढ़ता है। राइस, वेजिटेबल, चिकन, पैकेजिंग, डिलीवरी। आज 10 टिफिन बेचे, कॉस्ट कम है। कल 500 टिफिन बेचेंगे, कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। बिजनेस का सीक्रेट सिर्फ सेल्स बढ़ाना नहीं है, कॉस्ट को समझना है, क्योंकि कभी कभी सेल्स डबल हो जाती है और प्रॉफिट आधी। बिजनेस बिल्कुल एक बकेट की तरह होता है। रेवेन्यू पानी की तरह ऊपर से आता है, एक्सपेंस नीचे का होल्स होता है। अगर होल बड़े हैं तो ऊपर से कितना भी पानी डाल लो बकेट कभी नहीं भरेगी। अब रोहन को एक और क्वेश्चन परेशान करता है कि मिनिमम कितने टिफिन बेचने पड़ेंगे सिर्फ सर्वाइव करने के लिए। यही क्वेश्चन हर एंटरप्रेन्योर को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले पूछना चाहिए और इसका जवाब है ब्रेक इवन पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहां ना प्रॉफिट होता है ना लॉस, सिर्फ सर्वाइवल। मान लो रोहन का मंथली फिक्स कॉस्ट 40,000 है और हर टिफिन 100 में बिकता है। उसको बनाने में 40 लगते हैं, मतलब हर टिफिन से बिजनेस को 60 कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब सवाल है 40,000 रिकवर करने के लिए कितने टिफिन चाहिए? जवाब है लगभग 667 टिफिन। इस नंबर के नीचे बिजनेस पैसा जला रहा है और इस नंबर के ऊपर बिजनेस पैसा बनाना शुरू करता है। और हैरानी की बात है कि बहुत से फाउंडर्स बिजनेस शुरू कर देते हैं लेकिन अपना ब्रेक इवन कभी कैलकुलेट नहीं करते। एक शाम नेहा फिर रोहन से मिलती है और पूछती है कि वैसे तुमने सिर्फ 100 रुपये प्राइस क्यों डिसाइड किया? रोहन चुप हो जाता है। सच तो यह है कि उसने बस दूसरे टिफिन वालों को देखकर प्राइस रख लिया था और यही सबसे कॉमन मिस्टेक है। लोग सोचते हैं प्राइसिंग मतलब कॉस्ट में थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन, लेकिन बिजनेस इतना सिंपल नहीं होता। प्राइसिंग का जनरली 3 अप्रोच होते हैं। पहला कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कॉस्ट निकाली उसमें मार्जिन जोड़ा, प्राइस फाइनल, इजी, लेकिन हमेशा ये बेस्ट नहीं होता। दूसरा कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, मार्केट में सब 100 का बेच रहे हैं तो मैं भी 100 का बेचूंगा। प्रॉब्लम, अगर सब लोग सिर्फ एक दूसरे को कॉपी करेंगे तो इवेंचुअली सब प्राइस वार में फंस जाएंगे और प्राइस वार में विनर्स कोई नहीं होता। तीसरा और सबसे पावरफुल होता है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। यहाँ कस्टमर कॉस्ट के हिसाब से पे नहीं करता, वैल्यू के हिसाब से पे करता है। सोचो एक बोतल पानी रेलवे स्टेशन पे 20 का, मूवी थिएटर में 80 का, एयरपोर्ट पे 120 का और 5 स्टार होटल में 250 का मिलता है। बोतल सेम, पानी सेम, फैक्ट्री भी सेम, तो प्राइस अलग क्यों? कन्वीनियंस और एक्सपीरियंस की वजह से। इसीलिए बिजनेस में रियलिटी से ज्यादा परसेप्शन बिकता है। एप्पल का आईफोन सिर्फ हार्डवेयर नहीं बेचता, एप्पल स्टेटस बेचता है, लग्जरी ब्रांड्स आइडेंटिटी बेचते हैं। और रोहन अगर सिर्फ टिफिन बेचेगा तो लोग प्राइस कंपेयर करेंगे, लेकिन अगर वो हेल्दी लंच विद इन 15 मिनट्स ये प्रॉमिस करेगा तो लोग वैल्यू कंपेयर करेंगे। और बिजनेस में जो वैल्यू सेल करता है उसे डिस्काउंट देने की जरूरत कम पड़ती है। रोहन का बिजनेस अब स्टेबल चल रहा था, हर दिन नए ऑर्डर आ रहे थे, रेवेन्यू भी बढ़ रहा था, प्रॉफिट भी बढ़ रही थी। उसे लगने लगा कि बस अब तो सब सेट है। लेकिन एक मंडे सुबह ऑफिस जाते वक्त उसने देखा कि उसकी गली के एक कोने पर एक नया टिफिन सेंटर चालू हो गया। एक हफ्ते बाद 2 और, एक महीने के अंदर उसके आसपास टोटल 18 टिफिन सर्विस हो गई और उसी दिन उसके ऑर्डर्स पहली बार नीचे गिरने लगे। ये एक सवाल जो हर एंटरप्रेन्योर को डराता है उसके सामने खड़ा था कि अगर सब वही प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो कस्टमर मुझे ही क्यों चूज करेंगे? और इसी सवाल का जवाब है मार्केटिंग। सबसे पहले एक मिथ को तोड़ते हैं, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं होती। एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। रियल मार्केटिंग कस्टमर के दिमाग में जगह बनाना होता है। सोचो अगर कल से कोका कोला एडवर्टाइजमेंट चलाना बंद कर दे तो क्या लोग कोक पीना बंद कर देंगे? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग टीवी पर नहीं होती, मार्केटिंग माइंड में होती है। एक सिंपल एग्जांपल,
अगर मैं बोलूं सर्च इंजन तो सबसे पहले नाम क्या आया? गूगल। मैं बोला भी नहीं गूगल, फिर भी दिमाग में वही आया। यही मार्केटिंग की जीत है। मार्केटिंग का मतलब है जब कस्टमर को प्रॉब्लम आया तो सबसे पहले उसके दिमाग में आपका नाम आना चाहिए। रोहन सोचता है मैं भी इंस्टाग्राम पे ऐड चलाता हूँ, लेकिन उसके मेंटर उसे रोक देते हैं और कहते हैं ऐड चलाने के लिए एक सवाल का जवाब दो, तुम दूसरे 17 टिफिन वालों से अलग कैसे हो? फिर से साइलेंस। यही मोस्ट बिजनेस हार जाते हैं क्योंकि वो कस्टमर को रीजन ही नहीं देते उन्हें चूज करने के लिए, और इसी रीजन को कहते हैं यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। इमेजिन करो 3 रेस्टोरेंट है, पहला बोलता है बेस्ट बिरयानी इन टाउन, दूसरा बोलता है बेस्ट हैदराबादी बिरयानी, तीसरा बोलता है 35 मिनट्स में बेस्ट ऑथेंटिक बिरयानी, नहीं तो बिरयानी फ्री। तीनों बिरयानी बेच रहे हैं, लेकिन कौन सी लाइन याद रहे? एग्जैक्टली लोग प्रोडक्ट्स याद नहीं रखते, लोग प्रोमिसेस याद रखते हैं। डोमिनोज पिज्जा से पहले 30 मिनट डिलीवरी के लिए फेमस हुआ, फेविकोल ग्लू नहीं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के लिए फेमस हुआ, अमूल बटर नहीं ट्रस्ट के लिए फेमस हुआ। बिजनेस में जो अलग दिखता है वही याद रहता है, और जो याद रहता है वही बिकता है। लेकिन यूएसपी भी हमेशा काफी नहीं होता, क्योंकि अगर कल कंपटीटर ने भी सेम प्रॉमिस कॉपी कर दिया तो फिर इधर कंपटीशन बढ़ता गया और कुछ बिजनेस ने कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए प्राइस कम करना शुरू कर दिया। 100 का टिफिन अब 90 में, फिर 80, फिर 70। सबको लगा कस्टमर बढ़ेंगे, कस्टमर तो आए लेकिन प्रॉफिट गायब हो गया। ये बिजनेस का सबसे डेंजरस ट्रैप है, प्राइस वार। प्राइस वार में कस्टमर टेम्पररी खुश होता है, लेकिन बिजनेस धीरे धीरे मरने लगता है, क्योंकि कम मार्जिन का मतलब होता है कम क्वालिटी, कम क्वालिटी का मतलब है कम ट्रस्ट, और कम ट्रस्ट बिजनेस का डेथ सर्टिफिकेट होता है। फिर से एक बार रोहन का मेंटर मुस्कुराते हैं और उसको बोलते हैं, बेटा जब तुम प्राइस से कम्पीट करते हो तो कोई ना कोई तुमसे सस्ता मिल ही जाएगा, लेकिन जब तुम वैल्यू पे कम्पीट करते हो तो कंपैरिजन ही खत्म हो जाता है। एप्पल सबसे सस्ता फोन नहीं बनाता, स्टारबक्स सबसे सस्ती कॉफी नहीं बेचता, नाइकी सबसे सस्ते जूते नहीं बेचते, फिर भी लोग लाइन लगा के खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेट बिजनेस प्राइस जस्टिफाई नहीं करते, वैल्यू क्रिएट करते हैं। अब रोहन और कंफ्यूज था, मार्केटिंग समझ आ गई, यूएसपी भी, लेकिन ब्रांड एग्जैक्टली होता क्या है? मिस्टर मेंटर उसे एक शॉपिंग मॉल ले जाते हैं। वहां 2 टी शर्ट रखी होती है, एक 500, दूसरी 5000, दोनों कॉटन, दोनों सिमिलर क्वालिटी, फिर भी एक 10 गुना महंगा। क्वेश्चन है लोग 5000 क्यों देते हैं उसके लिए? उसके कपड़े के लिए नहीं, लोगों के लिए हाँ थोड़ा बहुत, लेकिन असल में वो एक फीलिंग के लिए पे करते हैं, कॉन्फिडेंस के लिए, स्टेटस के लिए, बिलोंगिंग के लिए, आइडेंटिटी के लिए। ब्रांड सिर्फ लोगो नहीं होता, ब्रांड्स कस्टमर के दिमाग में आपके नाम से जुड़ी हुई फीलिंग होती है। जब कोई बोलता है रोलेक्स, तब आप टाइम नहीं सोचते, आप सोचते हैं लग्जरी। टेस्ला इलेक्ट्रिक कार नहीं सोचते, इनोवेशन। एप्पल फोन नहीं सोचते, प्रीमियम। यही ब्रांडिंग है, और इसीलिए बिजनेस प्रोडक्ट से ज्यादा स्टोरेज बेचते हैं, क्योंकि इंसान फैक्ट्स नहीं स्टोरी याद रखता है। अब रोहन का बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन मिस्टर वर्मा उससे एक और सवाल पूछते हैं, कल अगर किसी ने तुम्हारा पूरा बिजनेस कॉपी कर दिया तो? रोहन के पास कोई जवाब नहीं था, और इसी जवाब को बिजनेस की लैंग्वेज में कहते हैं मोट। पुराने टाइम का किला याद है? उनके आसपास एक गहरी खाई होती थी ताकि एनिमी अंदर ना आ सके। बिजनेस में भी वैसे ही प्रोटेक्शन होता है, उस प्रोटेक्शन को कहते हैं मोट। मोट सिर्फ एक चीज नहीं होता, कभी ब्रांड, कभी टेक्नोलॉजी, कभी सप्लाई चेन, कभी नेटवर्क, कभी कस्टमर लॉयल्टी। आपका मोट क्या है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अमेजन का मोट है उसका लॉजिस्टिक नेटवर्क, गूगल का मोट उसका सर्च डेटा, एप्पल का मोट उसका इकोसिस्टम, और एक लोकल रेस्टोरेंट का मोट उसका टेस्ट, उसका सेफ, उसका लॉयल कस्टमर, उसकी रेपुटेशन हो सकती है। बिजनेस बनाना मुश्किल है, लेकिन बिजनेस को प्रोटेक्ट करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर आपके पास मोट नहीं है तो आप सिर्फ टेम्पररी सक्सेस हो। अब रोहन को समझ आ गया था, बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं है, मार्केटिंग, ब्रांड, यूएसपी और मोट ये सब मिलकर बिजनेस को सरवाइव करवाते हैं। लेकिन एक और चैलेंज बाकी था। उसके पास ऑर्डर आ रहे थे, कस्टमर भी बढ़ रहे थे, लेकिन एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। किचन छोटा पड़ने लगा, सेफ ओवरलोड हो गया, डिलीवरी लेट होने लगी और कस्टमर कंप्लेंट करने लगे। उससे बिजनेस फेल होना शुरू हुआ, क्योंकि बिजनेस ग्रो कर रहा था। और यही मोस्ट फाउंडर को समझ आता है कि कभी कभी ग्रोथ भी एक प्रॉब्लम होती है। एक दिन मिस्टर वर्मा रोहन से कहते हैं, बिजनेस गाड़ी की तरह होता है, इंजन कितना भी पावरफुल हो, पेट्रोल के बिना नहीं चलेगा। बिजनेस में उसका पेट्रोल का नाम है कैपिटल, पैसा। अब रोहन के पास 3 ऑप्शन थे, और यही 3 ऑप्शन दुनिया के ऑलमोस्ट हर बिजनेस के पास होते हैं। सबसे पहला बूट स्ट्रैपिंग, मतलब अपनी सेविंग, अपना प्रॉफिट, अपना पैसा, कोई इन्वेस्टर नहीं, कोई लोन नहीं, स्लो ग्रोथ, लेकिन 100% अपना कंट्रोल। अगर बिजनेस सक्सेसफुल हुआ तो पूरा रिवॉर्ड भी आपका, और अगर फेल हुआ तो लॉस भी आपका। बहुत अच्छा बिजनेस इसी तरह शुरू हुए थे, जैसे अपना जीरोधा, छोटे, स्लो लेकिन सस्टेनेबल। दूसरा ऑप्शन लोन, बैंक बोलता है हम पैसा दे देंगे, लेकिन इंटरेस्ट के साथ वापस चाहिए, चाहे बिजनेस चले या ना चले। ईएमआई हर महीने आएगी। लोन ग्रोथ को फास्ट करता है, लेकिन प्रेशर भी उतना ही फास्ट बढ़ा देता है। और तीसरा ऑप्शन इन्वेस्टर,
यहाँ कोई आपसे पैसा वापस नहीं मांगता है, लेकिन आपसे कंपनी का एक हिस्सा मांगता है। इसी को कहते हैं इक्विटी। शार्क टैंक में आप रोज देखते हो कि मैं 50 लाख इन्वेस्ट करूंगा 10% इक्विटी के बदले। मतलब इन्वेस्टर आपका बिजनेस खरीद नहीं रहा, वो आपके फ्यूचर पे बेट लगा रहा होता है। लेकिन यहाँ एक मिस्टेक बहुत फाउंडर्स करते हैं, वो सोचते हैं फंडिंग मिल गई मतलब सक्सेस मिल गया, लेकिन रियलिटी में फंडिंग सक्सेस नहीं होती। फंडिंग सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देती है। रोहन ने डिसाइड किया कि बूट स्ट्रैप ही करेगा, प्रॉफिट को ही बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट करेगा। लेकिन एक और चैलेंज, सुबह से रात तक अब हर डिसीजन रोहन ही ले रहा था। सब्जी खरीदनी है, सेफ मैनेज करना है, ऑर्डर्स देखने हैं, डिलीवरी देखनी है, कस्टमर्स कॉल देखना है, अकाउंट्स, मार्केटिंग, सब कुछ। बिजनेस ग्रो तो हो रहा था, लेकिन रोहन की लाइफ छोटी होती जा रही थी। मिस्टर वर्मा एक दिन व्हाइट बोर्ड पे 2 सर्कल बनाते हैं। पहला सर्कल में लिखते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, दूसरे में लिखते हैं बिजनेस ओनर। फिर पूछते हैं डिफरेंस पता है? सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस के लिए काम करता है, बिजनेस ओनर बिजनेस को अपने लिए काम करना सिखाता है। और इसी डिफरेंस का नाम है स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा कस्टमर नहीं, स्केलिंग का मतलब है कि बिजनेस आपके बिना एफिशिएंटली चल सके। इसीलिए मैकडी दुनिया भर में ऑलमोस्ट सेम बर्गर सर्व करता है, क्योंकि टेस्ट किसी सेफ के दिमाग में नहीं है, एक सिस्टम में लॉक्ड है। इसीलिए बड़ा कंपनी एसओपी बनाती है, ट्रेनिंग मैनुअल्स, प्रोसेस, ऑटोमेशन, क्योंकि लोग छोड़ देंगे लेकिन सिस्टम हमेशा रहेगा। रोहन का बिजनेस अब स्टेबल था, लेकिन उसका मेंटर्स उसे एक लास्ट फैक्ट बताते हैं कि हर साल हजारों बिजनेस शुरू होते हैं और उनमें से बहुत सारे 5 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। रोहन पूछता है आइडिया खराब होगा? मेंटर मुस्कुरा देता है कि नहीं, बिजनेस यूजुअली आइडिया की वजह से नहीं मरते, वो मरते हैं क्योंकि फाउंडर नंबर इग्नोर करते हैं, कस्टमर को नहीं समझते हैं, कैश फ्लो खत्म हो जाती है, बहुत जल्दी बहुत सारे लोग को हायर कर लेते हैं और बहुत जल्दी एक्सपेंड करने लगते हैं। बिजनेस एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता, बिजनेस एक एक्सपेरिमेंट होता है। आप कुछ बनाते हो, मार्केट जज करता है, आप इंप्रूव करते हो, फिर मार्केट जज करता है, आप फिर इंप्रूव करते हो, फिर मार्केट जज करता है। जो फाउंडर फीडबैक सुनता है वो सरवाइव करता है, जो सिर्फ अपना आइडिया से ही प्यार करता है वो कभी सरवाइव नहीं करेगा। और शायद बिजनेस का सबसे बड़ा लेसन यही है। सोचो आज सुबह तुम जब घर से निकले थे, तुमने कितने बिजनेस देखे, चाय वाला, मेडिकल स्टोर, रेस्टोरेंट, अमेजन, गूगल, यूपीआई, पेट्रोल पंप, सब अलग दिखते हैं लेकिन अंदर से सब एक ही गेम खेल रहे हैं। प्रॉब्लम ढूंढो, वैल्यू क्रिएट करो, ट्रस्ट बनाओ, नंबर समझो और हर दिन कल से थोड़ा सा बेहतर बनो। बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का गेम नहीं है, बिजनेस ह्यूमन साइकोलॉजी का गेम है, बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने का गेम है, बिजनेस ट्रस्ट अर्न करने का गेम है, बिजनेस सिस्टम बनाने का गेम है और सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस लर्निंग का गेम है। अगर आज की वीडियो में बस एक ही बात याद रखनी हो तो ये रखना, बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले पैसा नहीं चाहिए, एमबीए नहीं चाहिए, परफेक्ट आइडिया भी नहीं चाहिए, सबसे पहले एक प्रॉब्लम देखने वाली नजर चाहिए। क्योंकि जहां प्रॉब्लम होती है वहीं अपॉर्चुनिटी होती है और जहां अपॉर्चुनिटी होती है वहीं बिजनेस पैदा होते हैं। हर सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत एक प्रोडक्ट से नहीं, एक प्रॉब्लम से होती है। तो यहां तक देखने के लिए थैंक। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।